तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, या अगर इसे सिंगुलर लिखें तो माइटोकॉन्ड्रियन। तो नेक्स्ट जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हमने डिस्कस करना है वो है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल प्लूरल जो इसका होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज्यादा होंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन जो है सिंगुलर है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो माइटोकॉन्ड्रियन जो है या माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे नॉर्मली कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करने का जो मेन मैकेनिज्म है वो यहाँ पर होता है। जो हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का प्रोसेस, वो यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके सारे स्टेप यहाँ नहीं होते। उसका पहला स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में होगा, और उसके बाद वाले जो सारे पार्ट्स हैं, बारे जो उसके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वो सारे स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में फॉलो होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसी को हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। तो जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम, इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है, इसे हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन वगैरह देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है एंड ऑर्गेनेल इन यूकेरियोटिक सेल ओनली। जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स, सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम्स होते हैं। मीजोजोम्स वो स्ट्रक्चर है जहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोजोम होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। एक मेम्ब्रेन इसकी ये रही, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो स्ट्रेट है, और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है ये वाली। तो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और एक इनर मेम्ब्रेन जिसमें फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रेट स्मूथ होगी और इनर मेम्ब्रेन में कर्व्ड होती हैं, यानी अंदर फोल्डिंग्स वगैरह पाई जाती हैं। और ये जो फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन में, इन फोल्डिंग्स को इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये जो फोल्डिंग्स वगैरह हैं ये कहलाती हैं क्रिस्टी, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। सही, आगे हम लिख लेंगे। इस क्रिस्टी के अंदर वाला पार्ट जो है, ये अंदर वाला ग्रीन वाला पार्ट, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और दो मेम्ब्रेन के दरमियान वाले स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस अंदर वाले मैट्रिक्स में एंजाइम पाए, इस अंदर वाले जो मैट्रिक्स है यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर डीएनए भी पाया जाता है। ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए पाया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका आउटर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान वाला स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। अंदर वाली मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। सही है, जहां पर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। इस क्रिस्टी के अंदर ही एटीपी सिंथेज नाम का प्रोटीन होता है जो एटीपी की फॉर्मेशन करवाता है। तो एटीपी की फॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है, जो हम रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में, कि हमारे पास ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो उसका लास्ट स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, वो यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी में, फोल्डिंग्स वगैरह में यहाँ पर प्रोसेस होगा। अच्छा, इसके अलावा इस क्रिस्टी के अंदर वाला पार्ट या इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स में राइबोसोम्स होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, एंजाइम वगैरह की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे एंजाइम वगैरह चाहिए होते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर डीएनए होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को डिवीजन में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। अब फर्दर इसके बारे में आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है
इसका हम नॉर्मली देख लेते हैं। हमने ऊपर बात कर ली कि ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है और सिर्फ प्रो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हैं कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं इसके जो नंबर्स हैं यानी कितनी अमाउंट होगी इनकी, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सेल टाइप, सेल की टाइप पर डिपेंड करता है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे एक सेल में, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल पर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का सेल है, उसमें कितनी एनर्जी चाहिए, उस हिसाब से उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। सही है, उस हिसाब से होंगे। जैसे कि हमारे पास जो मसल्स वगैरह के सेल होते हैं, स्केलेटल मसल वगैरह के जो सेल्स होते हैं, मसल के सेल्स होते हैं, मेनली स्केलेटल मसल के, मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, यानी इसके अंदर जो है हमारे पास मसल सेल्स में, स्केलेटल मसल के सेल्स में मेनली यहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो अबंडेंट होंगे, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पाए जाते हैं, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन मसल सेल, मसल सेल में बहुत ज़्यादा होंगे। तो सारा ये डिपेंड करता है कि सेल की एक्टिविटी क्या है। अगर सेल की एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, अगर सेल की एक्टिविटी कम है, सेल को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं किसमें, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक लाइट माइक्रोस्कोप में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम इसे देखते हैं तो ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये नज़र आता है वेजिकल की तरह, मतलब एक पैकेट की तरह नज़र आता है, एक वेजिकल की तरह नज़र आता है, वेजिकल्स की तरह नज़र आता है, रॉड्स की तरह नज़र आता है, वेजिकल्स या फिर रॉड की तरह नज़र आता है, वेजिकल और रॉड लाइक नज़र आता है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रॉपर विजिबल स्ट्रक्चर अच्छे से नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम इसे देखते हैं तो उसकी प्रॉपर कॉम्प्लेक्स, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सारी नज़र आती है, उसमें हमें इसकी प्रॉपर कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी यानी कॉम्प्लेक्स जो इसका स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सही है, जिसका हमें नज़र आ रहा होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी जो इसे नज़र आ रही होगी उसमें हमें दिख रहा होगा कि ये हमारे पास रॉड शेप का तो है, रॉड शेप्ड है, लेकिन प्रॉपर्ली अगर इसे अच्छे से देखा जाए तो ये दरअसल रॉड शेप के साथ साथ ये बीन शेप्ड है, एक लोबिये की शेप का है। तो ये रॉड शेप्ड होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, बीन शेप्ड हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। सही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह में इस तरह का नजर आएगा। तो इस तरह अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वो किस तरह का नजर आएगा, वो रॉड लाइक नजर आएगा या फिर वेसिकल लाइक नजर आएगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो होगी, रॉड शेप या फिर बीन शेप। तो बीन शेप प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आएगा। अच्छा, जब इसकी ऑब्जर्व की जाती है, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह में ऑब्जर्व करते हैं तो ये शो होता है कि इसकी ना कंटिन्यूस मोशन में रहता है, ये कांस्टेंट मोशन में रहता है इन सेल। इसकी मोशन हमेशा, मतलब हमेशा मूवमेंट में रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, कांस्टेंट मोशन में होता है ये इन सेल। तो सेल के अंदर ये हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है, एक खास रफ्तार से मतलब घूम रहा होता है, सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो साइज है, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर जो होगा इसका, इसका डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 0.5 से लेकर 1.0 यानी 1 नैनोमीटर तक। तो ये इसका डायमीटर इतना होगा। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ कितनी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसकी लेंथ तकरीबन होगी 10
तकरीबन 10 माइक्रोमीटर। तो 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। 10 माइक्रोमीटर। तो 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है ये। अच्छा, मोशन की हमने बात कर ली कि कांस्टेंट मोशन में रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में हम अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मतलब बेसिक हमें इसका स्ट्रक्चर पता है कि ये जो है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। जैसे हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या था, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, तो इसी तरह ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। और ये डबल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होगी? वही लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। अच्छा, इसके अलावा जब इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को हम अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन। हमने बात की ये डबल मेम्ब्रेन है, तो सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये जो होती है स्मूथ टेक्सचर वाली होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसका जो टेक्सचर होगा वो स्मूथ होगा। जो ऊपर हमने डायग्राम में देखी थी कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है। और ये नॉर्मली जो है परमेएबल होती है। स्मूथ होगी ये, और ये परमेएबल होती है, मतलब इसमें से ज्यादा चीजें पास हो सकती हैं। इट इज परमेएबल, और ये परमेएबल होती है। परमेएबल फॉर ऑल, ज्यादातर सब्सटेंसेस के लिए क्या होगी? परमेएबल होगी। इस आउटर मेम्ब्रेन में, इस आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वही प्रोटीन्स होते हैं जो चैनल प्रोटीन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोरिन्स। तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन्स, जैसा कि न्यूक्लियोपोरिन से, न्यूक्लियोपोरिन से उसमें न्यूक्लियर पोर बनाने के लिए, इस तरह यहाँ पर पोरिन प्रोटीन होते हैं जो इसमें आउटर मेम्ब्रेन में होल्स बनाएंगे, जिससे चीजें अंदर बाहर मूव करेंगी। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट हमारी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन जो है हमारे पास, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ नहीं होती। इसमें जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर होता है, और इसमें फोल्डिंग वगैरह पाई जाती है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इरेगुलर होगा, मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, इरेगुलर एंड इरेगुलर विद फोल्डिंग्स इनवर्ड। इरेगुलर होगा और इसमें इनवर्ड फोल्डिंग्स होंगी, विद फोल्डिंग्स इनवर्ड, इनवर्ड फोल्डिंग्स वगैरह भी होंगी। और इस इनवर्ड वाली फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? ये जो दीज इनफोल्ड्स हैं, इन इनफोल्ड्स को, इनफोल्ड्स जो अंदर की तरफ फोल्ड्स हो रही हैं, ये इनफोल्ड्स कहलाती हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी, क्रिस्टी सिंगुलर, क्रिस्टी जो है प्लूरल है, और सिंगुलर के लिए हम ये ई हटा देते हैं तो क्रिस्टा, ये सिंगुलर बन जाता है। ये प्लूरल लिखा हुआ है क्रिस्टी। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे पास है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये परमेबल नहीं होती, ये सिलेक्टिव परमेबल होगी। सिलेक्टिव, सिलेक्टिव परमेबल होती है।
या सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी सिलेक्टिव चीज़ों को अलाउ करती है कि वो इसमें से मूव कर जाए, ये सिलेक्टिवली परमेबल होगी। अच्छा, यही वो मेम्ब्रेन है जहाँ पर क्रिस्टी पाई जाती हैं, और इस मेम्ब्रेन में ही अंदर की तरफ डिफरेंट तरह के वो पाए जाते हैं, एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जैसे कि इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि एटीपेज कॉम्प्लेक्स, एटीपेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन में। इसके अलावा साइटोक्रोम यहाँ होता है, साइटोक्रोम वगैरह ये सारे यहाँ पाए जाते हैं, सही है। और ये जो हमारे पास एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, ये हमारे पास हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके नतीजे में होता ये है कि एनएडी, जो हमने पढ़ा था उसमें बायो एनर्जेटिक्स में, कि जो हमारे पास एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं NADH एंड FADH2, इन दोनों मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो रिएक्शन होता है जिसमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स को यूज करके इससे जनरेट की जाती है एटीपी। तो एटीपी के जनरेट होने का प्रोसेस यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन में। तो ये सारा इनर मेम्ब्रेन के बारे में याद रखना है। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी वाली जगह पे होगा, ये जो क्रिस्टी है वहां पर ये सारा प्रोसेस होगा। थर्ड जो है हमारे पास स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इनर वाला रीजन, जो इनर चैम्बर है या इनर, जो इनर कंपार्टमेंट है इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जेली लाइक ऑर्गेनिक फ्लूइड होता है, इट इज एन, ये एक जेली लाइक फ्लूइड है जो पाया जाता है कहाँ पर, इनसाइड, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। तो जेल लाइक फ्लूइड है जो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पाया जाता है, सही। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, इट कंटेन एंजाइम्स, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे एंड को एंजाइम्स होंगे यहाँ पर, एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट देखने को मिलेंगे इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स होंगे और कोएंजाइम्स होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, यहाँ पर स्मॉल सर्कुलर डीएनए यहाँ पाया जाता है। तो इसके पास एक अपना डीएनए होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे, जो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। लेकिन राइबोसोम्स यहाँ पर 70S राइबोसोम्स होंगे जो नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, 70S राइबोसोम्स होंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो वो राइबोसोम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें, जो प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन करवाएंगे यहाँ के लिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास तरह के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो इसके स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमने 3 हेडिंग्स कर ली, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास
नंबर 4, F1 पार्टिकल्स। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हमें कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स नजर आते हैं। ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमें नजर आएंगे इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टल पे। इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टल जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्रिस्टी जो इनफोल्डिंग की जो अंदर इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी के इनर सरफेस पे कुछ स्मॉल नॉब लाइक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये दरअसल यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स वगैरह हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, ये दरअसल एटीपी सिंथेज एंजाइम्स है। एटीपी की सिंथेसिस करने वाले एंजाइम है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल दरअसल क्या है, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, एटीपी की फॉर्मेशन करने वाले एंजाइम्स हैं, जिनका ऊपर ही हमने नाम ले लिया था, एटीपी एटीपेज एंजाइम। तो एटीपी सिंथेज एंजाइम्स यहाँ पाए जाते हैं। और ये जो हमारे पास है एटीपी सिंथेज एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एफ ये मिलके बने होते हैं एफ नोड एंड F1 F0 और F1, या एफ नोड और F1 पोर्शन से मिलके बने होते हैं। तो इनके F1 पोर्शन होता है और F0 या एफ नोड पोर्शन इनमें पाया जाता है। तो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स से मिलके बना होता है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था दो मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस था, वो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊपर हम डायग्राम में देखा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर जो हमने देखा था कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बारे में लिख लेते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होगा यहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है यहाँ पर इसका काम होता है, ये जो है यहाँ पर, ये स्पेस है बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान वाले स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का काम होता है, यहाँ पर बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं। तो एच पॉजिटिव आयंस जो हैं, इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है यहाँ पर। यानी यहाँ पर हमें बहुत सारे एच पॉजिटिव आयंस देखने को मिलेंगे। और ये एच पॉजिटिव आयंस जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, अब हमारे पास इसके फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन ये है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फर्स्ट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, वो ये है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए एनर्जी प्रोडक्शन करना। तो इसका पहला फंक्शन ये है, एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन करना बाय सेल्यूलर रिस्पायरेशन, सेल्यूलर रिस्पायरेशन के जरिए। और सेलुलर रिस्पायरेशन, कौन सी सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन से मतलब यहाँ पर है एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन ये है, प्राइमरी फंक्शन इसका यही है। इसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है मैट्रिक्स में होती हैं। तो इसका काम है मेटाबॉलिक, इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इन मैट्रिक्स। कहाँ पर होती हैं ये सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मैट्रिक्स में होती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी जो है मैट्रिक्स में होती है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो सेलुलर रिस्पायरेशन का स्टेप है, क्रेब्स साइकिल ये यहाँ पर होगा।
फिर इसके अलावा एरोबिक रिस्पायरेशन यहीं पर होती है, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन का एक क्रैप साइकिल और दूसरा स्टेप जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन के जो दो स्टेप हैं, एक हमारे पास क्रैप साइकिल जो ऊपर में लिख दिया क्रैप साइकिल, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारा कहाँ होता है? इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं होता ये वाला प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है इनर मेम्ब्रेन में, तो इसलिए फिलहाल यहाँ नहीं होते। तो एरोबिक डिस्पैशन का क्रैप साइकिल वाला जो प्रोसेस है वो मैट्रिक्स में होगा। कहाँ होगा? मैट्रिक्स में। इसके अलावा फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म वगैरह यहाँ पर होती है, फैट्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म यहाँ पर होगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास है, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि, तो ये इंपॉर्टेंट बस के इसके फंक्शन यही थे। अच्छा, ये मेटाबॉलिक फंक्शन, इसके अलावा हाँ एक और फंक्शन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंडक्ट करवाना। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? इन क्रिस्टी, क्रिस्टी में जो इनफोल्ड है वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करवाना, जिसमें होगा ये, जिसमें क्या किया जाता है, एनएडी, एनएडीएच एंड एफएडीएच2 को, जो क्रैब साइकिल से बनते हैं, इन दोनों को कंज्यूम करके, इन दोनों को यूज करके इनसे जनरेट करवाई जाती है एटीपी। इनसे जनरेट करवाई जाएगी यहाँ पर एटीपी, एटीपी जनरेट करवाई जाती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए होता है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात यह है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी तैयार कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन सेल्फ रेप्लिकेट, अपनी कॉपी तैयार कर सकता है, अपने एंजाइम खुद तैयार कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सेल्फ रेप्लिकेशन इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, तो सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा। इसके अलावा यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेशन के अलावा ये अपने एंजाइम्स वगैरह या प्रोटीन्स वगैरह जो है ये भी खुद प्रिपेयर करेगा। तो सेल्फ रेप्लिकेशन करना और प्रोटीन सिंथेसिस करना ये भी इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेल्फ रेप्लिकेशन ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पास एक अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद है। तो इन दो रीजंस की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेशन और ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक थ्योरी है जो कहलाती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जो ये कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है किसी जमाने में एक एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था। यानी ये माना जाता है कि एक एवोल्यूशन की थ्योरी है, एवोल्यूशन की थ्योरी है जिसे हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के मुताबिक, एवोल्यूशन की थ्योरी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इसके मुताबिक ये कहती है कि ऑल टाइम पे कोई एक लार्ज बैक्टीरिया था, लार्ज बैक्टीरिया या लार्ज प्रोकैरियोट था, एक प्रोकैरियोट था, उसने इंगल्फ कर लिया था, इंगल्फ कर लिया था एरोबिक बैक्टीरिया को, कुछ छोटे साइज के एरोबिक बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया था। सही है, जैसे कि यहाँ पर एक लार्ज बैक्टीरिया है, कोई एक लार्ज बैक्टीरिया था बड़े साइज का, इस तरह का कुछ, और इसने जो है इंगल्फ कर लिया एक स्मॉल साइज के इस तरह के छोटे से बैक्टीरिया को। अब स्मॉल साइज का बैक्टीरिया जो था ये एरोबिक बैक्टीरिया था, ये ऑक्सीजन यूज करता था, ये एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन यूज करता था, ये एरोबिक बैक्टीरिया है। तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करता था। हुआ ये, जब ये इसने इसे इंगल्फ किया तो ये सेल ट्रांसफॉर्म हुआ और इस सेल के अंदर ये सेल जो है प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बन गया। जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बना तो इस
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वाला एरोबिक बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया जैसे इसके अंदर गया, तो अंदर जाते ही इसने यहाँ पर, वहां पर जाके इसने सिम्बायोसिस कर लिया, मतलब इस सेल के साथ मिलकर रहने लग गया, और यहाँ पर इसने बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बना हमारे पास, ये थ्योरी ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो बना, माइटोकॉन्ड्रियन जो बना, ये दरअसल एंडोसिम्बायोसिस के जरिए बना है। तो एवोल्यूशनिस्ट का मानना यह है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी जमाने में एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म था, इसीलिए इसके पास अपना डीएनए पाया जाता है। तो और इसीलिए इसे हम बैक्टीरिया से सिमिलर समझते हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए पाया जाता है, ये अपनी डिवीजन वगैरह कर सकता है, अपने एंजाइम को तैयार कर सकता है। अच्छा, अब इनके नंबर को कौन रेगुलेट करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर अगर कम ज्यादा करने हो, माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज्यादा हो गए हैं तो उनको खत्म करना हो, तो रेगुलेशन जो होती है राइबोसोम इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की रेगुलेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो रेगुलेशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज्यादा हो गए उनको खत्म करना है, माइटोकॉन्ड्रिया की रेगुलेशन करता है लाइसोजाइम, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेंगे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो गए तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया हो गए तो उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको इंगल्फ करके खत्म करने का काम लाइसोसोम्स का होगा। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। यहाँ से आप इसे देखते हैं, हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम। इसका ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक खास स्ट्रक्चर होते हैं जो कहलाते हैं म्यूजोसोम्स। इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, और यहाँ पर होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस म्यूजोसोम्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ होती है, स्ट्रेट होती है, और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है जिसमें फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है, ग्रीन वाला रीजन, ये रीजन कहलाता है मैट्रिक्स, जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होंगे। यहाँ पर इसका अपना डीएनए होगा, जीनोम होगा, इसी की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी कॉपी तैयार कर सकता है। और यहाँ पर राइबोसोम्स होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और ये जो इनर फोल्डिंग थी, या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग थी क्रिस्टी, यहाँ पर पाए जाते हैं एटीपी सिंथेज वगैरह, जो एटीपी की फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करेंगे। और बाकी यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह भी होंगे। तो ये यहाँ पर हम डिस्कस किया कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिपेंड करते हैं किस पर, टाइप ऑफ सेल पे। जैसे कि मसल सेल में, स्केलेटल मसल वगैरह के नॉर्मली सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये वेजिकल की शेप की या फिर एक रॉड शेप की नजर आएगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करती है, यानी एक रॉड शेप की प्रॉपर नजर आएगी, जिसके अंदर प्रॉपर एक बीन शेप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। अच्छा, इसकी जो मोशन है वो कांस्टेंट मोशन होती है सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कांस्टेंट मोशन में होगी। अच्छा, इसके साइज की हमने बात की थी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका साइज तकरीबन 0.5 to 1 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, और इसकी लेंथ जो है तकरीबन 10 माइक्रोमीटर होगी। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, वही लिपोप्रोटीन से इसकी मेम्ब्रेन मिलकर बनी हुई है, जो ऊपर हमने डिस्कस की थी। फिर आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी, ये स्मूथ होगी, इसमें पोरिन वगैरह प्रोटीन होते हैं जिससे मूवमेंट होगी चीज़ों की, और ये परमिएबल होती है आउटर मेम्ब्रेन तकरीबन तमाम चीज़ों के लिए। फिर इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये इरेगुलर होती है, जिसमें फोल्डिंग्स वगैरह पाई जाती हैं, और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये सिलेक्टिव परमिएबल होगी, जो इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल होगी। यहाँ पर एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स वगैरह और साइटोक्रोम वगैरह पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होगा, जिसके जरिए एनएडीएच और एफएडीएच2 के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। फिर इसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है ये जेल लाइक फ्लूइड होता है जो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है। यहाँ पर इंजाइम्स होंगे, को इंजाइम्स वगैरह होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। फिर जेनेटिक मटेरियल होगा जो स्मॉल सेल डीएनए होता है, जिसकी वजह से सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा है। और यहाँ पर राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, और राइबोसोम यहाँ पर 70s राइबोसोम होंगे जो एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं।
जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यहाँ पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जैसे कि एटीपी सिंथेज एंजाइम्स वगैरह हैं जो एटीपी की फॉर्मेशन वगैरह कराएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो मेम्ब्रेन के दरमियान का स्पेस था, यहाँ पर एच पॉजिटिव आयंस वगैरह की कंसंट्रेशन वगैरह यहाँ ज़्यादा होती है जो एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। फिर यहाँ पर हमने इसके फंक्शन डिस्कस किए। ये सबसे पहले ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए और मेनली एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिए। और फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह जो मैट्रिक्स में होती है जैसे कि क्रेब साइकिल है, ये प्रोसेस यहाँ होगा। फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है एरोबिक रिस्पायरेशन का, ये वाला स्टेप क्रेब साइकिल वाला। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस जो क्रिस्टी में हो रहा था जिसके जरिए एन और एफ को यूज़ करके एटीपी की फॉर्मेशन यहाँ पर की जाएगी। फिर डीएनए जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद हैं प्रोकैरियोटिक 70s राइबोसोम्स। फिर हमने यहाँ पर एक एवोल्यूशन की थ्योरी की बात की जिसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। जो थ्योरी ये कहती है कि किसी टाइम पर कई हज़ारों साल पहले उस टाइम पे एक लार्ज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, ये इसने एक स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लिया। या और स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म क्या था, एक एरोबिक बैक्टीरिया था जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता था। फिर इसी एरोबिक बैक्टीरिया ने जाकर इस लार्ज सेल के साथ सिम्बायोसिस की और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। तो इसने अडेप्टेशन कर ली और माइटोकॉन्ड्रिया में इवॉल्व हो गया, इसने एवोल्यूशन कर ली, अडेप्टेशन कर ली और ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की एवोल्यूशन हुई। तो ये मानना है एवोल्यूशनिस्ट का कि जो मौजूदा माइटोकॉन्ड्रियन है या माइटोकॉन्ड्रिया है ये दरअसल किसी टाइम का एक एरोबिक बैक्टीरिया है। ये पहले एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म था, इसीलिए इसके पास अपना डीएनए मौजूद है, अपने राइबोसोम मौजूद है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो रेगुलेशन है वो किसके जरिए होगी, लाइसोसोम्स के जरिए होगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करने के माइटोकॉन्ड्रिया को और माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर दें। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। हमने 3 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक माइटोकॉन्ड्रिया, इससे पहले हम डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उससे पहले हम डिस्कस किया था न्यूक्लियस। तो हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल डिस्कस कर रहे थे। तो ये रहे, सबसे पहले हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और देन अब लास्ट है हमारे पास गोल्गी apparatus जो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus, इस गोल्गी apparatus को गोल्गी apparatus तो गोल्गी apparatus को गोल्गी सोम भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे नेम हैं। तो गोल्गी apparatus जो है इसे गोल्गी apparatus, इसे गोल्गी बॉडीज, इसे गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडीज, या भी इसे गोल्जी सोम कहा जाता है। गोल्जी गोल्जी सोम्स कहा जाता है, या भी इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं गोल्जी बॉडी के। अब गोल्जी बॉडी है क्या, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं गोल्जी apparatus। इसे नॉर्मली पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसे नॉर्मली पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल के अंदर चीजों को एक जगह से रिसीव करना, दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका काम होता है। अब ये दरअसल नेटवर्क है बहुत सारे ट्यूब्स का, ये बहुत सारे ट्यूब्स हैं, सैक है जिनसे मिलकर ये बना होता है। इन सैक्स को, इन जो डिफरेंट तरह के ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो गोल्जी apparatus जो है बहुत सारी सिस्टर्नी से मिलकर बना, 1 2 3 4, ये सारी सिस्टर्नी से मिलकर बना है। ये सारी सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये सारी सिस्टर्नी जो है बहुत सारी सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस्टर्नी हम इन डिफरेंट तरह के ट्यूब्स को कहते हैं और ये ट्यूब्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का एक ये वाला फेस जो है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है सिस फेस, जो नॉर्मली न्यूक्लियस की तरफ होता है या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी तरफ होता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस से कुछ चीज़ें बनकर आती हैं, वो चीज़ें बनकर यहाँ पर आएंगी सिस फेस में। तो सिस फेस का काम होता है चीज़ों को रिसीव करना, मॉलिक्यूल्स को। फिर वो मॉलिक्यूल्स अंदर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और फिर गोल्जी apparatus के इस वाली जगह पे यहाँ पहुंचेगा वो मटेरियल। जैसे वो यहाँ पहुंचेगा तो इस
ये वाला फेस जो है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस का काम होता है, ट्रांसफेस के अंदर अंदर की तरफ इसका ओपनिंग होती है, ग्रूव बना होता है। ये सिर्फ ट्रांसफेस का काम है, चीज़ों को, जो भी चीज़ आई उनको पैकेजिंग बना के एक प्रॉपर पैकेट को रिलीज करना। जो पैकेट बना के रिलीज करेंगे उसे हम कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल है, जो न्यूली फॉर्म वेसिकल बन रही है। तो गोल्जी अपरेटस का काम यही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या न्यूक्लियस से चीजें बन के आएंगी, उनको रिसीव करता है सिस फेस, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना, और फिर उसको सिक्रेटरी वेसिकल बनाकर उसको रिलीज कर देना, जहां पर उसकी नीड होगी ये वहां चला जाएगा। तो ये इसीलिए इसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सिस्टर्नी का जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम ल्यूमन कहते हैं। सही है? तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। गोल्जी बॉडी के डिफरेंट नाम थे। गोल्जी बॉडीज को गोल्जी अपरेटस कहा जाता है, गोल्जी बॉडी कहा जाता है, गोल्जी सोम कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, या डिक्टियोसोम भी कहा जाता है प्लांट्स की बॉडी में। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो नाम है, ये कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया था, उसी के नाम की वजह से रखा गया था। तो कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट है, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने जो एक इटालियन फिजिशियन थे और बायोलॉजिस्ट थे, इटालियन थे, इटालियन फिजिशियन एंड बायोलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को 1898 में। 1898 में कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी। इन्होंने गोल्जी सॉन्ग को डिस्कवर किया था, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था, और इन्हीं के नाम से इसका नाम, इस स्ट्रक्चर का नाम गोल्जी बॉडी रखा गया था। अब ये हमारे पास जो है, ये नॉर्मली जो है हर यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं जो गोल्जी बॉडीज हैं। गोल्जी बॉडीज आर फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल। जितने यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, सेल्स, इन सेल्स में ये पाया जाता है गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडीज की जो डेवलपमेंट है, या सारे यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और गोल्जी बॉडीज की फॉर्मेशन के, गोल्जी बॉडी बने किससे हैं? तो गोल्जी बॉडी यूजुअली बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऊपर हमने पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिफरेंट छोटे छोटे तरह के पैकेट बनाती हैं, जो वेजाइकल्स वगैरह बनाती हैं, वेजाइकल्स बनाती हैं। और इन वेजाइकल से ही क्या बनता है? गोल्जी बॉडी बनती है। तो गोल्जी सोम या गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडीज, वो किसकी वजह से बनी है? इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है गोल्जी बॉडीज बनाना। अच्छा, ये वेजिकल्स जो इसने बनाई थी, ये वो है सिस्टर्नी है। तो गोल्जी बॉडी बहुत सारी सिस्टर्नी बनाएंगी। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी बना के दी, ये सिस्टर्नी आपस में जुड़ेंगी और इससे गोल्जी बॉडी बन जाएगा। तो गोल्जी बॉडी की जो डेवलपमेंट है कुछ इस तरह से होती है, फ्यूजन ऑफ वेजिकल से होती है। सही, वेजिकल्स की फ्यूजन हुई, इन सिस्टर्नी की फ्यूजन हुई, फ्यूजन से गोल्जी सॉम बन गया, गोल्जी बॉडी बन गई। अच्छा, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं गोल्जी बॉडीज का, तो गोल्जी बॉडीज जो है हमारे पास एक कैनालिक्यूलर सिस्टम है। कैनालिक्यूलर यानी कैनाल से मिलके बना हुआ एक कैनाल वाला सिस्टम है, कैनालिक्यूलर सिस्टम है, जो बहुत सारे पैरेलल अरेंज्ड, जो कैनालिक्यूलर सिस्टम है जो बहुत सारे पैरेलल अरेंज्ड, जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, पैरेलल अरेंज्ड सैक्स से मिलकर बना होता है, थैलों से मिलकर बना होता है। और इन सैक को ही हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं, जो हमने ऊपर लिखा था। वो सारा सिस्टर्नी से मिलकर बना हुआ एक स्टैक है। सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है। तो और दूसरा, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं ये।
ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। और इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब इसके नाम फेसेस की बात करते हैं, जो हमने ऊपर बात की थी कि गोल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं। फेसेस ऑफ गोल्जी सोम। गोल्जी सोम की जो फेसेस हैं, फर्स्ट फेस जो कहलाता है सिस फेस, यानी गोल्जी बॉडी में दो फेस होते हैं, यानी ये पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी का मतलब होता है जिसमें दो पोल्स बने हो। तो एक इसका सिस फेस है, सिस फेस। ये सिस फेस जो है इसी को हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। फॉर्मिंग फेस। जो फॉर्मिंग फेस है, यूजुअली ये हमारे पास एक आउटर, ये आउटर फेस है, इसे आउटर फेस कहते हैं। आउटर फेस होता है और ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। आउटर फेस है ये, कॉन्वेक्स शेप का होगा, कॉन्वेक्स शेप का होगा। इसके अलावा इसका जो यानी जिसकी फेस है ये आउटर, ये होता है तकरीबन टुवर्ड्स द, ये होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा या तो, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियस से जो चीजें आएंगी उनकी ये प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करता है, रिसीव करता है। इसका काम ये है, ये जो हमारे पास है, यहाँ पर न्यू सिस्टर्नी वगैरह बन रहे होते हैं, इस तरफ न्यू सिस्टर्नी वगैरह बनते रहते हैं, और इसका काम है चीज़ों को रिसीव करना। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस वगैरह केमिकल्स वगैरह बन के आए हैं उनको रिसीव करना फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ें बन के आती हैं उनको रिसीव करता है। फिर रिसीव करके उसकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग होती है अंदर, और उसके बाद आता है इसका दूसरा फेस जो कहलाता है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस। ट्रांसफेस को मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। ये इनर इनर फेस है, वो आउटर फेस था, इनर फेस होता है ये। इनर फेस है और ये कॉनकेव शेप का होता है। कॉनकेव शेप का होगा। यहाँ पर जो है इसका काम है सिक्रेटरी वेसिकल वगैरह की फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर जो है इनर फेस में, यहाँ पर रिसीव हो गए हैं, ये प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद ये रिलीज करता है, रिलीज करता है सिक्रेटरी वेसिकल, या फिर ये रिलीज करता है गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी बॉडी से जो केमिकल एक खास तरह पैकेट में निकलेगा उसे गोल्जी वेसिकल कहते हैं। तो एक गोल्जी वेसिकल्स रिलीज करता है जिसके अंदर रफ एंड, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोडक्ट होगा वो पाया जाता है। प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके उसे ये बना देता है गोल्जी वेसिकल, और गोल्जी वेसिकल बना के उसको रिलीज कर देगा। तो ये इसका काम होता है। तो ये दो इसके फेस हैं। अच्छा, अगर हम इसकी वो बात करें कि पाथवे की, कि मटेरियल कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा। अच्छा, पहले हम इसकी वो बात करते हैं गोल्जी वेसिकल की। गोल्जी वेसिकल का जो स्ट्रक्चर है वो सिस फेस ट्रांसफर हमने देख लिया। अच्छा, ल्यूमन भी देख लेते हैं। ल्यूमन क्या है? ल्यूमन जो होता है इनर, इनर रीजन ऑफ सिस्टर्नी, इनर रीजन ऑफ
सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का जो अंदर वाला रीजन है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। वो क्या कहलाता है? ल्यूमन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वही होगा, इसकी गोल्जी वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है सेम जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब इसका एक पाथवे करते हैं, जो सेल की जो चीजें फॉर्म होती हैं उसका पाथवे क्या होता है, जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर, ये गोल्जीसोम कहाँ पर काम करा होगा। तो पूरा पाथवे होता है, जब कोई चीज बनती है सेल में तो कहाँ से कहाँ मूव करती है, उसका पाथवे हम देखते हैं, फिर उसमें गोल्जीसोम देखें कहाँ है। सबसे पहले चीजें जो है न्यूक्लियस से बनना स्टार्ट होती है ज्यादातर, न्यूक्लियस से, जहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी, न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन जाएंगी दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है रफ एंडोप्लाज्म रेडिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेडिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेडिकुलम। और इनसे चीजें बनने के बाद एक पैकेट में कन्वर्ट होगी। इनसे चीजें जो बनेगी वो एक पैकेट में कन्वर्ट होगी, जो कहलाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इनसे बनेगा ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए जो प्रोडक्ट है वो आएगा, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल पहुंचेगा गोल्जी बॉडी के पास। और ये जो पहुंचेगा नंबर 5 पे, गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी बॉडी के सिस फेस के पास। फिर गोल्जी बॉडी इसकी मॉडिफिकेशन करेंगी, और गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको कहाँ से, ट्रांस फेस से रिलीज कर देंगी। ट्रांस फेस से रिलीज होगा, और ट्रांस फेस से रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा, गोल्जी वेसिकल कहलाएगा। तो गोल्जी वेसिकल बन के वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स होंगे। तो कुछ इस तरह से होगा कि चीजें पहले न्यूक्लियस में बनेगी, न्यूक्लियस से पहुंचेंगी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या दोनों में एक ही जगह, किसी एक जगह पे सिग्नल पहुंचेगा और वहां से फॉर्मेशन होगी। यहाँ से फॉर्मेशन होने के बाद मटेरियल जाएगा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनेगा, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल पहुंचेगा इसके पास, गोल्जी बॉडी के पास, सिस फेस के पास। सिस फेस से मॉडिफिकेशन होगी, वो पहुंचेगा ट्रांस फेस के पास, गोल्जी बॉडी के ही। और वहां से ट्रांस फेस से बनेगा गोल्जी वेसाइकल। और गोल्जी वेसाइकल जो है सेल से बाहर चल जाएगा, या जहां पर उसकी नीड होगी ये एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, इसकी जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ पाथवे होता है जिसके जरिए चीजें मूव करी होती हैं। अब जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है इसके प्राइमरी फंक्शंस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी का पहला फंक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पैकेजिंग ऑफ सेल सिक्रेशन। पैकेजिंग ऑफ सेल सिक्रेशन। जो सेल से डिफरेंट टाइप की सिक्रेशन होती है उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करना। तो इसलिए क्योंकि ये सिक्रेशन वगैरह की पैकेजिंग कर रहा है, तो गोल्जी बॉडी ना मेनली हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पाए जाएंगे। गोल्जी बॉडी सबसे ज्यादा होंगे किसमें, ग्लैंड्यूलर सेल्स में। जो ग्लैंड्स के सेल होते हैं वहां से सिक्रेशन ज्यादा निकलती है। तो ग्लैंड्यूलर सेल्स जो होते हैं, पेंक्रियाज के, लिवर के, इनके सेल्स, वहां पर गोल्जी बॉडी ज्यादा होंगे, पेंक्रियाज में। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडीज हैं इसके और फंक्शन भी हैं, मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोडक्ट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोडक्ट्स आते हैं बनकर, उनकी मॉडिफिकेशन करना। उनकी मॉडिफिकेशन करना, ये इसका फंक्शन है।
इसके अलावा ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, गोल्जी बॉडी प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं, प्रोटीन्स को लिपिड्स को मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से? बाय एडिंग कार्ब्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐड करके उसकी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट ऐड होंगे तो ये वहां पर दरअसल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवाना भी गोल्जी बॉडीज का ही फंक्शन है। कौन कौन से कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल? जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से मिला देना, जो ऊपर हमने बात की थी, प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट से। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ साथ ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को मिक्स करना, ग्लाइकोलिपिड्स, इसकी फॉर्मेशन करना। तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवाना इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडीज हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवाते हैं। गोल्जी बॉडीज जो है मैक्रो मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवाते हैं। मैक्रो जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवाना। कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स? जैसे कि सेलुलोज और काइटिन है, पॉलीसेकेराइड्स की, पॉलीसेकेराइड्स जैसे कि सेलुलोज, काइटिन, इनका नाम मेंशन है। तो इन दोनों की फॉर्मेशन भी गोल्जी सोम ही करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल के ऑर्गेनेल हैं वो भी जो वो भी गोल्जी सोम जनरेट करते हैं। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन कराना। कौन कौन से ऑर्गेनेल? जैसे कि हमारे पास लाइसोसोम है, पेरोक्सीसोम है, ग्लाइकोक्सीसोम्स हैं, इन सब की फॉर्मेशन भी यही गोल्जी बॉडी कराती है। कौन कौन से? लाइसोसोम्स, जिसे सुसाइडल सैक कहते हैं, ग्लाइकोक्सीसोम एंड पेरोक्सीसोम्स, इन सब की फॉर्मेशन भी ये करवाते हैं। इसके अलावा प्लांट में सेल वॉल की फॉर्मेशन करवाना, ये भी गोल्जी बॉडी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन। जब साइटोकाइनेसिस होती है, जब सेल टूट रहा होता है, सेल न्यू सेल बनता है, जब न्यू सेल बनते हैं, सेल डिवीजन होती है, इसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पर न्यू सेल वॉल जो बनेगी, न्यू सेल वॉल जो बनेगी, इसकी वजह से बनेगी। गोल्जी सोम है और न्यू सेल वॉल बनाएंगे। तो यहाँ पर प्लांट की सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है हमारे पास बाय गोल्जी बॉडी होती है। तो जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन थी वो यही करते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था, सेल प्लेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो होता ही है, जब साइटोकाइनेसिस होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो गोल्जी बॉडी जो है अपने आप को सेंटर में इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं और सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। और जब सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी, इस सेल प्लेट से ही न्यू सेल वॉल बन जाती है। तो इस तरीके से ये सेल वॉल की भी फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये सारे फंक्शन है गोल्जी सॉन्ग के। तो गोल्जी बॉडी के बारे में हमने ये देखा, गोल्जी अपरेटस के बारे में। तो गोल्जी अपरेटस क्या है? इन्हें गोल्जी बॉडीज कहा जाता है, गोल्जी सोम कहा जाता है, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट्स में इन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। सही, प्लांट्स में याद रखना, क्योंकि प्लांट में छोटे छोटे पैकेट की तरह होते हैं। तो ये इतने सारे पैकेट नहीं होते, कुछ पैकेट साथ साथ होते हैं, इसलिए उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। हमने देखा कि जो गोल्जी अपरेटस है, ये बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है।
इसके दो फेज हैं, एक सिस फेज कहलाता है जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल को रिसीव करता है। ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहाँ से आती है? यूजुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उन्हें रिसीव करता है, उसकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग होगी इस ल्यूमन में, सिस्टर्नी का जो अंदर वाला पार्ट है। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद ट्रांस फेज की तरफ से, ये जो ट्रांस फेज है यहाँ से एक न्यू फॉर्मिंग वेजिकल बनेगा और ये वेजिकल कहलाएगा सिक्रेटरी वेजिकल, और ये सिक्रेटरी वेजिकल चल जाएगा सेल से बाहर या जहां पर उसकी नीड होगी। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर और इस तरह से फंक्शन था। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो कैमिलो गोल्जी नाम का साइंटिस्ट था या इटालियन फिजिशियन था और बायोलॉजिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को 1898 में। सारे यूकेरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम से वेजिकल बनते हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो दरअसल ये जो गोल्जी बॉडीज बनी हैं ये बहुत सारी सिस्टर्नी से बनी है। किससे मिलकर बनी है? सिस्टर्नी से। और सिस्टर्नी क्या है? वेजिकल्स हैं। और ये वेजिकल्स जो सिस्टर्नी वाले ये किससे बने? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन ये भी है कि वो गोल्जी बॉडीज बनाती है। गोल्जी बॉडीज बनाएंगी, सही, इन्हीं से गोल्जी बॉडी बनती है। फिर ये दरअसल है क्या? एक कैनालिकुलर सिस्टम है, कैनाल वाला सिस्टम है जो पैरेलल अरेंज सैक से मिलकर बना है जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, सही है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल में चीजों को एक जगह से रिसीव करना, दूसरी का ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका काम है। इसके फेस होते हैं गोल्जीसोम के, फेस होते हैं, इस वजह से इसे पोलैरिटी मिली हुई है। पोलैरिटी मतलब दो फेस हैं, एक 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 सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस। जिसमें दो फेस हो उसे हम पोलैरिटी कहते हैं, यानी दो पोल्स बन गए। सिस फेस जो होता है वो फॉर्मिंग फेस कहलाता है और जो ट्रांस फेस है वो मैच्योरिंग फेस कहलाता है। सिस फेस जो है हमारे पास ये आउटर फेस है, कॉन्वेक्स शेप का होगा। ये न्यूक्लियस की तरफ होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और ये रिसीव करता है सब्सटेंस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्या चीज आती है लेकर? ट्रांसपोर्ट वेसिकल आती है इन चीजों को लेकर। अच्छा, इसके बाद ट्रांस फेज जो होता है मैच्योरिंग फेज होता है, ये कॉनकेव शेप का होगा। वो जो ऊपर वाला सिस फेज था वो कॉन्वेक्स शेप का था। ये इनर फेज है, ये रिलीज करता है गोल्जी वेसिकल्स को जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा इसके अंदर हम देखा कि जो इनर रीजन होगा वो क्या कहलाएगा? ल्यूमेन कहलाएगा सिस्टर्नी का। ये पूरा पाथवे हमने देखा कि न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन मिलेगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। वो प्रोडक्ट बनने के बाद ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए पहुंचेंगे गोल्जी बॉडीज के सिस फेज के पास और फिर वहां पर इसकी मॉडिफिकेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी और फिर ये ट्रांस फेज से रिलीज होंगी इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल। और गोल्जी वेसिकल को फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा आउटसाइड द सेल या जहां पर भी सेल में उसकी नीड होगी। अब ये सारे हमने इसके फंक्शन देखे गोल्जी बॉडी के। पैकेजिंग ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल के सिक्रेशन वगैरह की पैकेजिंग करना, जैसे कि इसीलिए ग्लैंडुलर सेल्स में ज्यादा होते हैं, जो डिफरेंट तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स से ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पर गोल्जी बॉडी ज्यादा होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन करना, प्रोटीन्स जो है हमारे पास उनकी मॉडिफिकेशन करना, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करके, जिससे क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। इसके अलावा लिपिड्स की मॉडिफिकेशन करना उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करके, जिससे क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। तो जो कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल्स इनके सिंथेसिस करना इसका काम है गोल्जी बॉडीज का। इसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, जैसे कि पॉलीसेकेराइड हैं, कौन कौन से? सेलुलोज एंड काइटिन है। ये भी कहाँ से फॉर्म होते हैं? गोल्जी बॉडीज से फॉर्म होते हैं। फिर कुछ ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं जैसे कि लाइसोसोम है, ग्लाइकोसिसोम है, पेरोक्सिसोम है। इन सब की फॉर्मेशन करवाना भी किसका काम है? गोल्जी बॉडीज का। फिर प्लांट की सेल वॉल की फॉर्मेशन करना ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब एक प्लांट सेल पहले थोड़ा लार्ज होगा, अब सेल को दो हिस्सों में डिवाइड होना है, तो बीच में जो न्यू सेल वॉल बनेगी जिसे सेल प्लेट कहते हैं शुरू में, फिर बाद में ये एक सेल अलग और दूसरा सेल अलग हो जाएगा। तो ये जो प्लेट बनी है सेल प्लेट, ये सेल प्लेट जो है ये बनती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन किससे होती है? गोल्जीसोम से होती है, जिससे फिर बाद में क्या बनेगी? सेल वॉल बनेगी सेपरेट। इस तरह से सेल डिवीजन होती है प्लांट में। तो प्लांट में सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले कर रहा है गोल्जीसोम। तो ये हमने जो चार साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमने डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर माइटोकॉन्ड्रियन, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन, फिर गोल्जी एपरेटस का। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कहलाता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।